नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से जैसे पीछे आपने देखा होगा कि हम जो जीआईसी की परीक्षा होने वाली है यूपी में, तो उसको लेकर के पीछे जो मैंने कराया है निबंध को लेकर के कराया है। और फिर बताया है कि हिंदी में क्या चीज़ें आएंगी। और जो दूसरा वीडियो है हमारा वो कराया है हमने हिस्ट्री को लेकर के, और उसमें हिस्ट्री के पीवाईक्यू को दिखाया कि किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। अब अगला जो हम वीडियो दिखाएंगे वो दिखाएंगे आपको सिविक्स को लेकर के, क्योंकि संस्थान जो है वो फर्स्ट पेपर करा रहा है आपके जीआईसी का। और ऑप्शनल सब्जेक्ट के तहत दो सब्जेक्ट अभी हमने चूज किया है, एक तो हमारा हिस्ट्री चलेगा और दूसरा जो है सिविक्स चलेगा। और बहुत संभावना है कि हम ज्योग्राफी को भी लेकर के आए। तो ऐसे में आप जो है संस्थान के साथ संपर्क करिए। संस्थान का नंबर है 7303307507। और इसका जो एडमिशन है वो भी स्टार्ट हो गया है। आरंभ में जो हमारे 20 बच्चे हैं उनके लिए विशेष ऑफर भी है। तो अभी आप जुड़ेंगे तो आपको थोड़ा सा फी में कंसेशन मिल जाएगा। ये हमारे पीसीएस के बैचेज हैं। अभी तक आप लोगों ने जो पीसीएस के बच्चे हैं ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर टीजीटी पीजीटी का बैच चला, तो संस्थान इतने सारे बैच चला रहा है मेंस को लेकर के, पीटी को लेकर के। तो आप जिसके लिए एलिजिबल हैं, जुड़ना चाहते हैं, संस्थान से जुड़िए। अब हम देखते हैं आज जो है वो सिविक्स के पेपर को, कि आपके जीआईसी मेंस में जो है प्रवक्ता मेंस में किस तरीके से सिविक्स का पेपर आता है। तो यहाँ भी 3 सेक्शन में बटा हुआ है, ए, बी और सी। और ए में क्या है कि 5 प्रश्न करने होते हैं, 75 अंक के हो, सॉरी 125 अंक के होते हैं। मतलब एक प्रश्न कितने का होता है, 25 अंकों का। बी में क्या है, यहां भी 5 प्रश्न करने होते हैं, 15 अंकों का एक प्रश्न होता है, 75 अंक। और सी में क्या है कि 10 प्रश्न करने होते हैं, 10 अंकों के होते हैं, तो ये 100 अंक। तो इस तरीके से कितना हुआ, 125, 75, 200, एक 300। तो आपका जो ऑप्शनल है वो कितने अंकों का है, 300 अंकों का। और जो फर्स्ट पेपर है वो 100 अंक का, 50 नंबर का हिंदी, 50 नंबर का निबंध। तो टोटल जो है वो 400 नंबर की परीक्षा आपको देनी है। तो इसी के तहत जो सबसे पहला प्रश्न है कि राजनीतिक शास्त्र की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। और ये 25 अंकों का प्रश्न है। फिर इसमें दूसरा प्रश्न आप देखेंगे कि समानता मूल रूप से सामाजिकरण की एक प्रक्रिया है। मतलब समानता पे प्रश्न पूछा गया है, कहा जा रहा है कि यह मूल रूप से सामाजिकरण की एक प्रक्रिया है। इसलिए प्रथमतः समानता का आशय विशेषाधिकारों के अभाव से है, तथा द्वितीयतः इसका आशय यह है कि सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध होने चाहिए। इस कथन के आलोक में समानता की संकल्पना की विवेचना कीजिए। देखिए समानता आपके टॉपिक में है, और समानता को लेकर के ये एक स्टेटमेंट है, और इसी स्टेटमेंट की आपको क्या करनी है, तो विवेचना करनी है। 25 अंकों में है। फिर तीसरा आप देखेंगे सेक्शन ए के तहत कि विधान परिषद, आप लोग को पता ही होगा कि जो स्टेट होती हैं, तो कई ऐसे भारत में स्टेट है जहां विधानसभाओं के साथ साथ विधान परिषद भी है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि भारत के वर्तमान के में कितने ऐसे स्टेट हैं जहां विधान परिषद अस्तित्व में है। कमेंट करके आप लोग बताएंगे। जो सिविक्स वाले बच्चे हैं उन्हें करना अनिवार्य है। विधान परिषद के गठन तथा शक्तियों की विवेचना कीजिए। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि यह सबसे कमजोर उच्च सदन है। देखिए क्या है ना कि विधान परिषद या राज्यसभा को लेकर के अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि इनकी वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है, ये कमजोर सदन है, इस तरीके की चीजें। तो जब भी इस तरीके के प्रश्न बनते हैं तो वो यहीं से बनते हैं, और इसकी भी हम जो है वो चर्चा करेंगे। चौथा प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान में 4 नंबर है, भारत के संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निदेशक तत्व। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में आते हैं कि प्रासंगिकता का उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण के युग में परीक्षण करना। मतलब जो नीति निदेशक तत्व हैं उनका परीक्षण करना है किस कॉन्टेक्स्ट में, तो उदारीकरण और भूमंडलीकरण की जो नीतियां हमने 1991 में अपनाई हैं,
तो उसके बाद इसकी क्या स्थिति होती है, तो उस तरीके का मूल्यांकन करना है। फिर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, मतलब वही कि तृणमूल स्तर तक जो है वो लोकतंत्र की चीजों को प्रभावी बनाना, जिसमें आप देखेंगे जो पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, उनकी बात हो रही है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में इस दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं, मतलब तृणमूल स्तर तक जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के क्या प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों द्वारा भारत में जमीनी लोकतंत्र सुदृढ़ हुआ है कि नहीं, मतलब आपको दिखाना भी है कि जो हमने 73वां 74वां संविधान संशोधन किया है, तो क्या उसका जमीनी स्तर पर प्रभाव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो बिल्कुल प्रभाव दिख रहा है और कई स्तर पर प्रभाव है, और जब हम क्लास में कराएंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ मेरा उद्देश्य केवल आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को दिखा देना है कि किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। अब देखिए सेक्शन बी है, 5 प्रश्न उधर हो गए और उन सबों का उत्तर आपको 25 अंकों के लिए था, मतलब 25 अंकों के लिए आपको लिखना था। अब सेक्शन बी है और यहाँ 5 प्रश्न आएंगे, लेकिन ये इन सबों का क्या है, ये 15 अंकों के लिए होंगे। जैसे इसमें क्या है कि सत्ता से आप क्या समझते हैं, फिर सत्ता के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो इस प्रश्न में 2 पॉइंट है, मतलब 2 डायमेंशन है। एक तो सत्ता से आप क्या समझते हैं, इसे बताना है, फिर सत्ता के जो विभिन्न प्रकार हैं उनको बताना है। तो अगर 15 अंक का तो 7.5 आपको यहाँ से मिल जाएगा और 7.5 आपको यहाँ से। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप प्रश्न पत्र देखेंगे परीक्षा में तो कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे प्रश्न पढ़ने में, भले आपका 30 सेकंड 35 सेकंड 40 सेकंड लग जाए, 50 सेकंड लग जाए, लग जाने दीजिए। क्योंकि इससे क्या रहेगा कि जब आप प्रश्न को डिकोड कर लेंगे तब आप जो उत्तर लिखेंगे वो प्रश्न की डिमांड के अनुसार लिखेंगे, मतलब टू द पॉइंट बने रहते हुए लिखेंगे, जो उत्तर लेखन की पहली शर्त होती है। क्योंकि प्रश्न पूछा गया कुछ, आप लिख के आ गए कुछ, पेपर भर गया, तो क्या आप अंक पाएंगे, कतई नहीं पाएंगे। परीक्षा दे करके आएंगे, कहेंगे सर एकदम छाप के चले आए। कुछ विद्यार्थी आते हैं ऑफिस में कि सर इतना शानदार पेपर हुआ है इस बार, तो मतलब हमारी जो सफलता है ईश्वर भी नहीं रोक सकते, मतलब इस तरीके का कॉन्फिडेंस रहता है। और जब हम 1-2 प्रश्नों पे डिस्कशन करते हैं तब लग जाता है कि मतलब बस लिखने के लिए बस पेपर भर के आ गया है। तो इसीलिए करना क्या है कि आपको प्रश्न में भले कम लिखिए लेकिन उल जलूल मत लिखिए, प्रश्न के अनुसार चीजों को लिखिए। तो अब इसमें क्या है कि अगर 2 पेज में आपको लिखना है तो 1 पेज में सत्ता से आप क्या समझते हैं इसको स्पष्ट करें, और फिर सत्ता के विभिन्न प्रकार को बताते हुए आपको जो है एक निष्कर्ष दे देना है। फिर कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित मंडल सिद्धांत और खाड़गुड़ सिद्धांत की विवेचना करनी, ये सब देखिए सारे क्वेश्चन मैंने एलटी में भी कराए हैं और यहाँ आपके ये जीआईसी मेंस में पूछे गए हैं लेक्चरर वाले में। तो कौटिल्य का ये मंडल सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, खाड़गुड़ सिद्धांत महत्वपूर्ण है। फिर इनके कुछ और भी सिद्धांत, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। मतलब ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं। फिर भारत का उच्चतम न्यायालय किस प्रकार संविधान के संरक्षक तथा नागरिकों के अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करता है। तो इसमें भी देखिए 2 पार्ट हैं, एक तो संविधान के संरक्षक के रूप में कैसे है सुप्रीम कोर्ट, फिर नागरिकों के अधिकारों के रक्षक के रूप में कैसे है सुप्रीम कोर्ट। तो इसे देखिए बच्चे जो भी पीटी पास किए होते हैं वो ऐसा नहीं है कि कहानी जानते नहीं है, आप भी कहानी जान रहे होंगे और कहानी तो लिख ही लेंगे, लेकिन कहानी लिखने से तो नंबर नहीं आएगा ना। आपको यहाँ पर्टिकुलर उन आर्टिकल्स का उपयोग करना होगा जिनके तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि भाई कैसे जो सुप्रीम कोर्ट है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, चाहे जो मूल अधिकार है। तो जब तक आप उन्हें अनुच्छेद के द्वारा उदाहरण दे के चीज़ों को स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक अंक नहीं पाएंगे। और इसीलिए आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इससे ये पता चलता है ना कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, आपका डायरेक्शन सही है कि नहीं सही है। और जब तक आपकी दिशा नहीं सही होगी तब तक आपकी दशा सही नहीं हो सकती। फिर भारत में संविधान की अपेक्षा राजनैतिक कारक केंद्र राज्य संबंधों को अधिक निर्धारित करते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? सकारण उत्तर दीजिए, मतलब इसका भी उदाहरण सहित आपको उत्तर देना है। फिर भारत द्वारा अपनी विदेश नीति में अपनाए गए पड़ोसी प्रथम, सोचिए अभी आप यूट्यूब पे देखेंगे तो हमारा जस्ट इसके पीछे वाला वीडियो ही मैंने पड़ोसी प्रथम पे कराई है और यहाँ देखिए पूछा गया है पड़ोसी प्रथम
दृष्टिकोण का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मतलब जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है, तो उसके क्या सकारात्मक पक्ष हैं, तो क्या नकारात्मक पक्ष है, तो उसका आलोचनात्मक परीक्षण करते हुए उत्तर लिखना। जब ऐसे पुछल्ले शब्द आ जाए, जनरली बच्चे इन शब्दों का ध्यान नहीं देते, और जैसे ही देखे कि नेबरहुड फर्स्ट की बात है, वो एकदम खुश हो गए, लगा कि बस आ गया पढ़ा पढ़ा है क्वेश्चन, और एकदम जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं उनको याद आ रही हैं, लिख करके पेज भर दिए, और एकदम आश्वस्त हो गए कि यदि 15 अंक का है तो मुझे 10 नंबर तो एग्जामिनर वैसे ही दे देगा, और चूंकि मेरी राइटिंग अच्छी है तो हम 12 12.5 नंबर पा जाएंगे। लेकिन वो पाते कितना है, 6 नंबर, 15 में 6 नंबर, आप तैयारी से बाहर। जब मार्कशीट आती है तो आपको लगता है कि सर ये तो हमारे साथ अन्याय हुआ। वो अन्याय नहीं होता, वो इसी वजह से अन्याय हो जाता है क्योंकि इसका आपने ध्यान नहीं दिया। यहाँ सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक चीजें भी बतानी है कि भाई भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट की जो नीति है, उससे भारत को लाभ क्या हुआ, तो उससे भारत को हानियां भी हैं, उससे भारत को हानि भी उठानी पड़ी है। तो उस हानियों को भी बताते हुए आपको क्या करना है, निष्कर्ष देना है। तो ऐसे पुछल्ले शब्दों का भी आप अपनी परीक्षा में ध्यान देंगे। जो हमारे एलटी वाले बच्चे अभी परीक्षा देने जा रहे हैं 11 जुलाई को, वो विशेष ध्यान देंगे। और जो जीआईसी वाले बच्चे जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग बैच में, तो वो आश्वस्त रहें। उनको जब उनकी कॉपी चेक होगी तो ये सब गलती आप कॉपी लिखने के दौरान, उत्तर लेखन के दौरान करते ही करते हैं, तो वहां आपको कमेंट करके बता दिया जाएगा। जब एक दो बार आप नंबर कम पाए तो आपको टेंशन हुआ, और जब टेंशन हुआ तो फिर आप सुधार करेंगे, और विश्वास मानिए फिर जीवन में कभी गलती नहीं करेंगे। अब देखिए, आपका 10 प्रश्न कंप्लीट हो गया। 10 प्रश्न में आपने देखा 5 अंक, 5 प्रश्न 25 अंक वाले, फिर 5 प्रश्न आपका जो है वो 15 अंक वाला। अब सेक्शन सी है, और इसमें 10 प्रश्न करना है, और सबके अंक क्या है, 10-10 है, मतलब 100 अंकों के लिए 10 प्रश्न है। और यहाँ अनिवार्य होते हैं, मतलब आपको मैं एक चीज बता दूं कि जैसे ग्रेजुएशन में आप लोग एग्जाम देते हैं तो वहाँ रहता है ना कि आप ये करिए या ये करिए अथवा करके करिए। यहाँ यूपी कमीशन में ऐसा कुछ नहीं रहता, जो उसने छाप दिया आपको सब लिख के आना है, चाहे वो आपको आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। अब आप कहेंगे सर जब नहीं आ रहा है तब क्या करें, तो फिर भी आप जोड़ तोड़ के लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि यदि आप कॉपी ब्लैंक छोड़ करके आएंगे तो विश्वास मानिए परीक्षक के ऊपर एक बेकार प्रभाव पड़ता है। और दूसरी चीज, इतने नेक टू नेक प्रतिस्पर्धा में यदि आप एक दो प्रश्न छोड़ के आते हैं तो वैसे भी आप अपने आप को तैयारी से बाहर ही मान के चलिए। और देखिए, ये डरवा नहीं रहे, ये अपने अनुभव से, भाई मैंने खुद काफ़ी मेंस लिखा है, कई इंटरव्यू दिए हैं, और साथ ही साथ करीब 6-7 साल से मैं इस फील्ड में आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, चाहे यूपीएससी वाले बच्चे हो या स्टेट पीसीएस वाले बच्चे हो। तो ये अपने अनुभव से बता रहे हैं कि आपको छोड़ के तो कुछ नहीं आना है। और पीटी पास किए लोग हैं आप लोग, तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें कहानी नहीं पता। अब कोई योजना परियोजना आ गया तो समझ सकते हैं कि वहाँ दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी सफलता वही बच्चा पाता है कि जो वहाँ भी जोड़ तोड़ के लिखने में माहिर होता है। क्योंकि आपकी जो परीक्षा है, आपके ज्ञान से ज़्यादा किस पे डिपेंड करती है, आपके उत्तर लेखन पे, मतलब आपको लिखने का कौशल है कि नहीं है। और ये लिखने का कौशल आपको कैसे डेवलप होगा, तो ये एक दिन में नहीं होगा कि आज आप उठे और आपको लिखने आ गया। इसके लिए निरंतर प्रयास करना होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत से अच्छे स्कॉलर हैं जिनको इतिहास बहुत अच्छा आता है, लेकिन वो इतिहास में अच्छा नंबर नहीं पाते, बल्कि वो नेट होते हैं, जेआरएफ होते हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर तक होते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा में उनका परफॉर्मेंस बहुत खराब होता है, यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में। कारण क्या है, क्योंकि वो प्रश्न के अनुसार जो है वो उत्तर नहीं लिख पाते हैं, मतलब जिस तरीके की चीजें लिखनी चाहिए वो स्पीड नहीं मेंटेन कर पाते, वो मतलब प्रश्नों को पूरा कर नहीं पाते। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो राइटिंग कौशल, तभी आपकी चीजें बढ़िया होंगी, राइटिंग कौशल तभी डेवलप होगा जब आप इस पर निरंतर प्रयास करेंगे। और किसी भी परीक्षा के पहले अगर आप खूब ढेर सारा आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर वो परीक्षा आपके लिए दूर की कौड़ी ही है। तो चलिए इसमें देखते हैं, संप्रभुता की परिभाषा तथा उसके प्रकार लिखिए, क्योंकि स्टेट की जो आवश्यक शर्त होती है उसमें संप्रभुता सबसे अहम होती है, और उसी पे प्रश्न पूछा गया है कि संप्रभुता की परिभाषा बताइए तथा इसके प्रकार क्या है। फिर दूसरा प्रश्न है, प्रतिनिधित्व की विभिन्न प्रणालियों का वर्णन करिए, कि जो प्रतिनिधित्व होता है इसकी जो विभिन्न प्रकार की प्रणालियां होती हैं उनकी चर्चा करनी है आपको। फिर लोक अदालत क्या है, इसका महत्व स्पष्ट कीजिए। देखिए मैंने पीसीएस में करवाया था, इस बार ये आया भी था, जो वैकल्पिक जो
अदालतें होती उसी को लेकर के प्रश्न था, और उसमें लोक अदालत की बड़ी महती भूमिका होती है। और ये आयोग द्वारा पूछा गया प्रश्न, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में दबाव समूहों की भूमिका की विवेचना कीजिए। जो दबाव समूह होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में, तो इनकी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की भूमिकाएं होती हैं, दोनों को बता के आपको निष्कर्ष बताना है। फिर भारत में ब्रिटिश शासन के नैतिक प्रतिरोध के रूप में सत्याग्रह की प्रभावशीलता का परीक्षण करना है। तो मतलब जो ब्रिटिश शासन के नैतिक प्रतिरोध में जो हमने सत्याग्रह का प्रयोग किया था, तो उसकी प्रभावशीलता को बताना है, बेसिकली गांधीवादी आंदोलनों के दौरान जो हुआ था। फिर भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का वर्णन कीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के आधारभूत संरचना सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है। फिर भारत में विधायिकाओं के हरास के कारणों की विवेचना कीजिए। तो जो भारत में विधायिका का हरास हो रहा है, उसमें जो कमियां निकल के आ रही हैं, उसके पीछे के क्या कारण है उसकी चर्चा करनी है। फिर अंतरराज्य परिषद की संरचना एवं कार्यों का वर्णन करना है। और सबसे लास्ट में देखिए आपके आईआर से क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग संगठन जो एससीओ है, इसकी भूमिका का मूल्यांकन करना है। तो ये आपके 10 प्रश्न 10 अंकों वाले थे। कुल 20 प्रश्न करने होते हैं, 3 घंटे का आपको समय मिलता है। और इस वीडियो के माध्यम से मतलब हमने ये बताने का प्रयास किया कि आप जो है अपने सिलेबस से रूबरू हो जाइए, अपने पीवाईक्यू को देख लीजिए, फिर हम तैयारी में आएंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो जब हमारा आएगा तो हम इतिहास के क्वेश्चन के साथ आपके साथ आएंगे कि आपके कुछ जो स्टार्टिंग के टॉपिक है, मतलब हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और उस पर कुछ चर्चा करेंगे इतिहास के क्वेश्चन के साथ। इन सबों के बारे में आपको मैंने पहले ही बताया है, अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो इसे ज्वाइन करें, इसका लाभ उठाएं। ये जीआईसी मेंस वाला बैच है प्रवक्ता का, ये यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा का बैच है जो 6 दिसंबर का जिसका पीटी होना है। तो अभी बहुत अच्छा अवसर है कि आप अपने मेंस की तैयारी बेहतर करें, पीसीएस वाले जो हमारे बच्चे हैं। और यूपी टीजीटी पीजीटी के बच्चे तो जरूर ज्वाइन करें, इतनी बड़ी वैकेंसी यूपी के इतिहास में शायद ही आपको मिलने वाली हो। तो ऐसे में इससे भी जुड़ करके लाभ उठाएं। और सबसे अंत में ये हमारे कुछ लिंक्स हैं, तो आप लोग इनसे तो इसलिए भी जुड़िए क्योंकि जो भी हम यहाँ पढ़ाते हैं उसके आपके पीडीएफ की डिमांड होती है कि सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो ये हमारा @समृद्धि IAS ऑफिशियल जो टेलीग्राम है आपको यहाँ देखने को मिलेगा। हमारे 2 चैनल है, एक तो समृद्धि IAS जिससे अभी हम आप रूबरू हैं, दूसरा हमारा चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों चैनल आपकी तैयारी के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। अभी तक आप लोगों ने अगर इन्हें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर करें। और अगर आप किसी अन्य वीडियो पे चाह रहे हो कि सर क्लास लाएं तो वो भी बताएं। जैसे पॉलिटी वाले बच्चे, सिविक्स वाले, उनका कहना है कि सर रूसो पे कुछ करा दीजिए, तो निश्चित तौर पे मैंने उसको देखा है कमेंट को, और मैं रूसो पे कुछ ना कुछ कराऊंगा जरूर आपकी परीक्षा के पहले। और सबसे अंत में यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको।